नमस्कार, महीना की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने आज यानी 21 मई को 22.30 का 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छुआ। 14 मई को इस इंडेक्स ने 21.88 का 52 वीक हाई बनाया था और उसके बाद आज फिर से एक नया हाई लगता हुआ दिखा है। पिछले एक महीने में इस इंडेक्स में 71% से ज़्यादा का उछाल आ चुका है। 23 अप्रैल को 9.85 का निचला स्तर छूने के बाद इंडिया विक्स 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया विक्स सितंबर 2022 के उच्चतम स्तर पर है, यानी करीब 20 महीने की ऊंचाई पर है। इससे साफ पता चल रहा है कि बाजार में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो आखिर क्या है ये इंडिया विक्स इंडेक्स? इस इंडेक्स में आए इतने बड़े उछाल के पीछे वजह क्या है? इसके मायने क्या हैं? बाजार में उठापटक का दौर कब तक जारी रहेगा और भारी उतार चढ़ाव वाले बाजार में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद संदीप जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया विक्स होता क्या है, फिर सर के पास चलेंगे और कुछ और सवाल जवाब है तो उनके साथ करेंगे। इंडिया विक्स मतलब इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स अगले 30 दिनों की मार्केट की फ्लक्चुएशंस यानी उतार चढ़ाव और मार्केट कितना वॉलेटाइल रहने वाला है इसके बारे में इंडिकेशन देता है, संकेत देता है। पर इसे समझने का तरीका क्या है? इंडिया विक्स जितना ऊपर जाता है उतना ही तेज गिरावट की आशंका होती है और जितना नीचे जाता है उतना ही बाजार में तेजी की उम्मीद बनती है। यानी कि ये इंडेक्स जितना नीचे रहेगा उतना बाजार की सेहत के लिए अच्छा है और जितना ऊपर जाएगा उतना बाजार में चिंता बढ़ेगी, डर बनेगा और अनिश्चितता फैलेगी। तो सर, हमने देखा है कि ये इंडेक्स 10 के नीचे था, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ इसमें, एक महीने से कम का समय है और एक महीने में ही अगर आप देखेंगे तो 22 के भी ऊपर निकल गया है। तो 2 गुना से ज़्यादा का उछाल एक महीने के आसपास के समय में हमने इस इंडेक्स में देख लिया है। इसके मायने क्या है सर, पहले आप ये बताइए, फिर मैं आपसे समझूंगा कि इसके वजह क्या है इतने बड़े उछाल की। तो देखिए संदीप जी, इसमें जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में किस तरह से मार्केट रह सकता है। और वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऑप्शन मार्केट में जो प्रीमियम है, जो कि एक्सपायरी होने वाली है निवेश पे, उस पर लोग किस तरह से प्रीमियम को खरीद रहे हैं। अगर प्रीमियम ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग बायर हैं और प्रीमियम देने को इच्छुक हैं। क्यों इच्छुक हैं? क्योंकि सामने एक बड़ा इवेंट है, लोकसभा चुनाव है और उसके परिणाम बहुत जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी पर। और इसके कारण लोग प्रीमियम दिए जा रहे हैं, मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम, कॉल हो पुट हो, इसके ऑप्शंस के प्रीमियम लोग खरीदे जा रहे हैं। और आपने ठीक थोड़ी देर पहले जो बताया कि इससे इसकी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे हम अपनी सेहत के लिए कह लें कि मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, उसका एक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, उसी तरह से लोग अपने पोर्टफोलियो को में जो है को बचाने के लिए प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं प्रीमियम। और जिसके कारण की वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ती है, मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं और उसका रिफ्लेक्शन आपके वोलेटिलिटी इंडेक्स पर, जो कि एक पैमाना है जिससे कि हम देखते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि इवेंट सामने हैं और एक बड़ा इवेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए कह लें, और इंडिया में जो आने वाली 5 साल की जो गवर्नमेंट होगी उसके लिए, और उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। क्योंकि नीति निर्धारण सरकार करती है और उसका बजटरी सपोर्ट भी सरकार अपने बजट के थ्रू करती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जितने भी शॉर्ट टर्म निवेशक हों कह लें या ट्रेडर हों, अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से कह लें कि समर्थन देने के या उसको जो है वोलेटिलिटी से बचाने के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉल और पुट प्रीमियम जो है खरीदते हैं वो लोग, ताकि उनके पोर्टफोलियो पर कोई जो है इन्वर्स इफेक्ट ना आए। तो और ये रिफ्लेक्शन भी हम जो देख रहे हैं कि अप्रैल में 10 रुपए के, मतलब 10 के पास था इंडेक्स और वो डबल हो चुका है। इसका सिंपल सा मायने है कि एक इवेंट रिस्क है और उस रिस्क को कवर करने के लिए लोग प्रीमियम खरीद रहे हैं। तो कॉल और पुट के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। और कॉल पुट के प्रीमियम बढ़ने का मतलब ये है कि लोग हेज कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षा दे रहे हैं, उसे बचा रहे हैं आने वाली ये जो उठापटक है, अनिश्चितता यानी जो बड़ा इवेंट है उसमें क्या आउटकम निकल के आएगा उसका डर है मार्केट में, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं सर सही समझ पाया हूँ, ये जो नतीजे आने वाले हैं इलेक्शन के, क्या यही इसकी वजह है जिस वजह से इंडिया विक्स इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, जो इतना बड़ा उछाल हम देख रहे हैं इस इंडेक्स में?
डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप ग्लोबल रिस्क की भी बात कर लें तो मुझे लगता है कि उतना बड़ा रिस्क नहीं लूम करते हुए नजर आ रहा है, एटलीस्ट नियर टर्म। क्योंकि अगर आप देखें उधर इसराइल वॉर से उतनी बड़ी चीजें कुछ नहीं निकल कर सामने आ रही हैं कि उस पर कुछ कमेंट किया जा सके। बीच में एक बार हुआ था लेकिन वो चीजें सबसाइड हुई हैं। यूक्रेन जो वॉर था वो भी अभी तक बहुत ज्यादा विकराल रूप नहीं ले रखा है। तो हम्म। जो अनसर्टिनिटी है वो हमारे जो है लोकसभा चुनाव के कारण हो सकती है, और उसी का रिफ्लेक्शन है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में यही है। और अब नतीजे भी चल रहे हैं, लेकिन नतीजों का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है और ईयरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका विक्स पे इतना बड़ा, वोलेटिलिटी इंडेक्स पे इतना बड़ा नहीं पड़ता है। हम्म। उस प्योरली जो है मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शंस के कारण ही है। हम्म। सर, इलेक्शन की बात करें, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही किसी चरण के वोटिंग के नतीजे आते हैं, मतलब वोटर टर्नआउट कितना हुआ है, नतीजे तो अभी 4 जून को आएंगे। नतीजे इस बात के कि कितने वोटर्स ने वोट किया है, कितने लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही वो नंबर 60% के नीचे या 2019 का जो आंकड़ा है उसके नीचे आता है तो बाजार में जो घबराहट है वो बढ़ने लगती है। खासतौर पर जो विदेशी निवेशक हैं उनकी ओर से तो हमने देखा है कि जैसे ही ये वोटर टर्नआउट का नंबर आता है उनकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगती हैं। उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन आपने कहा सर, कॉल और पुट के जो प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इससे कुछ छोटे निवेशकों को भी सीखना चाहिए, कुछ मायने लेने चाहिए? क्या ये इंडिकेशन इस बात के हैं छोटे निवेशकों के लिए कि उनको बाजार से फिलहाल दूर रहना चाहिए? इसी का संकेत दे रहा है ये इंडेक्स? देखिए डेफिनेटली, अगर जो है कह रहे हैं कि आप हृदय रोग के मरीज हैं तो आपको डेफिनेटली, अगर आपको वोलेटिलिटी अच्छी नहीं लगती हो और जो है तो आपको थोड़ा दूरी रखना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ समझिए, आपको अगर आप निवेशक हैं तो निवेशकों के लिए वोलेटिलिटी जो है वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है। और अगर इस वोलेटिलिटी में कोई भी चीज़ें, क्योंकि सरकार आती हैं जाती हैं लेकिन जो है बाजार कह लें या हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग हमारे या एंटरप्रेन्योर्स काफी बढ़ रहे हैं। और उस लिहाज से आपको मार्केट को देखना चाहिए। लेकिन सरकार का एक एक स्टिमुलस की तरह होती है कि वो जो है पॉलिसी इम्पेटस देती है, उसको गति को और बढ़ाती है। तो उस लिहाज से आपको देखना चाहिए। लेकिन निवेश आपको करना है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस पे। अ, कैसे लोग हैं, कैसा मैनेजमेंट है, किस तरह से चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस वोलेटिलिटी में आपको कोई बढ़िया चीज, अच्छी चीज सस्ते दाम पे मिलती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी दे। डरे नहीं, बजाय इसके कि आप रैशनल होकर सोचें कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए और आम जो निवेशक है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस वोलेटिलिटी के बीच में। सर, अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूंगा। 2 सवाल पेंडिंग हो गए, लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बाजार के लिए लेवल्स क्या अहम है। फिर मैं अपॉर्चुनिटीज़ या फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि बाजार में उठापटक बहुत ज़्यादा है। आज की ही बात कर लीजिए, 22,404 का आज का लो था और 22,591 का हाई था बाजार में। आज अगर हम बात करें ट्रेड की, हाई और टॉप और बॉटम की, तो उस लिहाज से 200 अंकों के आसपास की रेंज हमने आज भी मार्केट में बनती हुई दिखी है। तो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है फिलहाल बाजार के लिए, अगर हम निफ्टी पे बात करें तो? देखिए, अगर आप देखें कि मार्केट में कहने कि मार्च के बाद से अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो एक साइडवेज है, मोस्टली साइडवेज, ब्रॉडली जिसे हम कहते हैं साइडवेज फॉर्मेशन है। ऊपर 22,700, निचले स्तरों पर 22,000 या 21,800, ये जो लेवल हैं ब्रॉडली, ये काफी इंपॉर्टेंट अहम लेवल हैं जिसके बीच मार्केट जाइलेट कर रहा है। अब न्यूज़ जब जैसे ही आती है और न्यूज़ धीरे धीरे जब जैसे ही हम इलेक्शन रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे, मार्केट डेफिनेटली एक डायरेक्शन लेगा। क्योंकि लॉन्गर टर्म में अगर आप देखें तो मार्केट साइडवेज नहीं रहता है। उसे कोई ना कोई डायरेक्शन लेना पड़ेगा, आइदर अप और डाउन। तो आपने देखना है कि वो दायरे को तोड़ता है क्या, और दायरे को किस तरफ तोड़ रहा है। अगर निचले स्तरों पर 21,800 700 के नीचे जाता है तो आप समझेंगे कि मार्केट जो है वो बिट्रे कर रहा है, नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है और नीचे जा सकता है। और अगर वहीं पर 22,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो जो है एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट जो है इतने दिनों का जो जो तंद्रा जिसे हम कहते हैं कि इतने दिनों का जो रेस्ट था, उसके बाद जो है मार्केट एक नए डायरेक्शन की तरफ या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द बुल ट्रेंड जिसे हम कहते हैं वो कर सकता है मार्केट। तो ये दायरे मोटे मोटे आप समझ लें 1,000 पॉइंट के आसपास के हैं, जो कि आपको मुख्यतः ध्यान रखने हैं। तो 21,700 नीचे की तरफ और 22,800
ये ऊपर की तरफ। तो मोटा मोटी एक 1000 अंकों की रेंज है जो कि मार्केट के लिए बहुत अहम है। अगर 21,700 नीचे में टूटता है और 22,800 ऊपर की ओर पार होता है तो फिर मार्केट में एक दिशा देखने को मिलेगी ऊपर या नीचे की ओर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा, ऐसा हमें संतोष कुमार सिंह जी कह रहे हैं। तो मार्केट के लिए जो लेवल्स हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 21,700 नीचे की तरफ और 22,800 ऊपर की तरफ, ये निवेशकों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों की। वायदा बाजार में सर उनकी शॉर्ट पोजीशन रिकॉर्ड स्तर पर है। उनकी ओर से जो एक घबराहट का माहौल है वो मार्केट में काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। कई दिन हो चुके हैं अब इस बात को कि उनकी ओर से लगातार शॉर्ट पोजीशन बन रही है। कैश मार्केट में, वायदा बाजार में उनकी ओर से बिकवाली देखने को मिल रही है। तो क्या उनको इस बात का डर है कि बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, या उनको लग रहा है कि जो बाकी ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एज कम्पेयर टू इंडिया? देखिए, विदेशी निवेशकों के सामने बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो उनकी अपनी कंट्री में जहाँ से ओरिजिन ऑफ द फंड्स हैं, वहाँ आपको देखना चाहिए कि मोस्टली कहाँ से लोग हैं और कौन से लोग ले रहे हैं शॉर्ट। दूसरी, उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ ज़्यादा है। और तीसरी, ये जो वोलेटिलिटी है, क्योंकि उनको भी दिखती है कि एक वोलेटिलिटी है, और उस वोलेटिलिटी में अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली वो शॉर्ट पोजीशंस कहीं पर इंडेक्स पर ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोटेक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो को ब्रॉडली। तो ये देखना होगा, जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर यूएस की बात कर लें, तो यूएस में जो बॉन्ड यील्ड हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं ऑलरेडी। और उनको कहीं अगर रिडेम्पशन के प्रेशर होते हैं, क्योंकि उनके देश में ही 4.5% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट हैं, बॉन्ड यील्ड चल रहे हैं। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर पोर्टफोलियो में रिडेम्पशन है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अच्छी गेन पर बैठे हुए हैं। आप देखें, मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, एकदम बिल्कुल। स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे हम बैठे हुए हैं। तो वो भी है कि हम क्यों ना गेन को प्रोटेक्ट कर लें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। प्लस अगर आप देखें, दूसरी इकोनॉमी हो सकती है कहीं सस्ती हो, जहाँ पर इवेंट रिस्क नहीं हो, वहां पर वो देख रहे हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखें, जो भी सरकार अब आएगी, मान लीजिए कि जो ये सरकार चल रही है, अगर ये रिपीट करती है तो एक सिनेरियो होगा, या फिर इस सरकार ने जो स्टैंडर्ड रख दिए हैं आपके सामने ग्रोथ के या फिर इकोनॉमी में इम्पेटस के, मुझे लगता है कि वो एक बेंचमार्क होगा दूसरी सरकारों के लिए। क्योंकि अगर वो फिर से अगर ये इस तरह की चीजें नहीं करते हैं तो फिर शायद वो रिपीट ना हो। तो एक स्टैंडर्ड, एक मानक जो है वो ऑलरेडी सरकार ने दे दिए हैं, और दूसरी सरकार के लिए वो एक चैलेंज होगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी इम्पेटस कोई भी सरकार आएगी होना चाहिए, बशर्ते कि कोई लिम्बो सरकार ना हो, मतलब खिचड़ी सरकार ना आ जाए जहां पर कि कोई डिसीजन ही ना हो। तो वो जो है मार्केट के लिए अनिश्चितता वाली जो स्थिति होती है वो नहीं अच्छी होती है। उस केस में मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन निश्चितता की अगर बात होगी तो हो सकता है कि वन टाइम ब्लफ हो, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन ले सकते हैं। तो पॉलिसी कंटिन्यूएशन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी आम चुनाव होते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए कौन सी सरकार आएगी, क्या यही सरकार दोबारा बन जाएगी, बीजेपी की जो सरकार है वो दोबारा बनेगी, तो जो पॉलिसीज उन्होंने चलाई हैं, जो वो चलाते आ रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू होंगी नहीं होंगी, बिजनेस कंटिन्यूएशन को लेकर किस तरह का माहौल होगा, और जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर दिए नहीं कर दिए हैं, वो आगे जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी सरकार बनाए, क्या वो इसे कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, क्या ग्रोथ पटरी पर रहेगी नहीं रहेगी, यही सवाल होते हैं जिस वजह से बाजार में अनिश्चितता देखने को मिलती है। लेकिन जैसे आपने कहा सर, ये जो उठापटक है, जो वोलेटिलिटी है, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। तो अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। चुनाव से पहले सर बाजार में रणनीति कैसे बनानी चाहिए, और चुनाव के बाद की भी अगर हम बात करें, मान लीजिए जैसे सिनेरियो आप पेंट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, तो किन सेक्टर्स और किन शेयरों में आपके हिसाब से पैसा लगाने का मौका होगा? तो अगर आप एक चीज देखें कि सरकार ने जो बजट दिए थे, इंटरिम बजट, अगर आप वहां से कुछ क्लू लें, तो सबसे बड़ी चीज की उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है, इम्पेटस वहां पर कंटिन्यू किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लें कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा डेवलप होगा, तो रेलवे स्टॉक्स हो सकते हैं। सरकार की कंपनियां हैं जिस पर कि मार्केट अपना पूरा पर्सपेक्टिव 360 डिग्री चेंज कर चुका है, क्योंकि सरकार की कंपनियां अब आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरह बढ़ती जा रही है। चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे जो है पीएसई हो, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, वहां पर आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो एक थीम है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कह लें कि उसका एक वॉशी जो है वो पावर सेक्टर है। पावर में ग्रीन एनर्जी की तरफ काफी बड़ा फोकस है सरकार का। सौर ऊर्जा की तरफ, जो सोलर एनर्जी है, उसकी तरफ काफी बड़ा फोकस है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। और यहाँ पर आपको अच्छी कंपनियों को चुनना है। मैन्युफैक्चरिंग एज ए होल, क्योंकि सरकार का काफी बड़ा उद्यम रहा है
हम्म। और PLI बजटरी सपोर्ट रहा है उनके पास की जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं उसके थ्रू हम्म। जितने भी एंटरप्रेन्योर या कंपनियां हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की जो स्कीम रही है हम्म। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां कंपनियां केपेक्स कर रही हैं वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है मोटे तौर पे। और सेमीकंडक्टर सेक्टर एक और है जहां पर कि सरकार का काफी बड़ा उद्यम है कि उसके इकोसिस्टम को काफी मजबूत किया जाए। हम्म। और वहां पर इंडिया में एटलीस्ट जो है हम बहुत नैनो तो नहीं लेकिन हाँ मोटे तौर पे जितनी भी जो है ये है EMS हो या फिर हम कह लें कि ESDM डिजाइनिंग का हो काम, टेस्टिंग का काम हो, सेमीकंडक्टर में वो सारे काम हमारे देश में हो तो उस पर काफी बड़ा उद्यम चल रहा है। काफी कंपनियां जो है हैंड ओवर कर रही हैं तो वो एक जो है सनराइज सेक्टर मुझे दिखता है कि वहां पे भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, जहां पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, PSU, PSC, सोलर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप कह रहे हैं जिन पर सरकार का काफ़ी इम्पेटस रहा भी है, और अगर सरकार बनी तो बाद में भी इस चीज़ पे फोकस रह सकता है। कुछ स्टॉक्स अगर सर जो आपने सेक्टर्स बताए हैं उनमें से एक या दो स्टॉक जो आपको पसंद हो वो अगर आप मेंशन कर दें। तो देखिए ये जो है मतलब स्टॉक्स तो काफी चल चुके हैं, बस केवल आप संज्ञान में रखें कि अगर आपको निचले स्तरों पर मिलता है हम्म। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर जो है करें। तो सेमीकंडक्टर में जैसा मैं कह रहा था, सेमीकंडक्टर में CG पावर बोल के कंपनी है, काफी बढ़ चुका है इन दिनों। तो आप ध्यान रखें कि अगर वोलेटिलिटी में आपको नीचे मिलता है तो वहां पर देखें, क्योंकि 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी जो है अनाउंसमेंट कर चुकी है कि वो हम्म। इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरी एक कंपनी है जो हम लोग के पोर्टफोलियो में भी है, केन्स टेक्नोलॉजी बोल के कंपनी है, वो भी 2,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए डाल रही है, ऑलरेडी EMS स्पेस में है। वहां से ये देख सकते हैं। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग ने सीमेंट में थोड़ा ध्यान रखा है कि सीमेंट पे कोई जो केपेक्स चल रहे हैं वहाँ पर स्टार सीमेंट है, उदयपुर सीमेंट है, शिवा सीमेंट है, ये तमाम कंपनियां हैं जहाँ पर के बड़े केपेक्स हैं। उस जगह आप देख सकते हैं। इन स्तरों पे नहीं, क्योंकि हम लोग ने काफी नीचे लिया हुआ है, तो आप निचले स्तरों पर देखें इन कंपनियों को। बैंकिंग स्टॉक्स है जहाँ पर कि आप ध्यान रख सकते हैं, बड़े बैंकिंग PSU बैंक्स जो कि चूंकि इकोनॉमी बड़ी होने वाली है, इकोनॉमी बड़ी होगी तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और बैंकें वो कैपिटल सपोर्ट करेंगी। तो उसमें आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग काफ़ी अच्छी लगती हैं कि यहाँ पर आप निवेश के लिए देख सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स में जैसे RVNL है, इरकॉन है, इन तमाम चीज़ों को। और एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो उनका IRCTC, ये कंपनियों को आप देख सकते हैं कि निचले स्तरों पर अगर मिलता है तो। या फिर रेलवे में को सपोर्ट करते हुए और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जुपिटर वॉगन, टीटागढ़ वैगन, इस जगह पे तो नहीं, लेकिन अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होता है क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत बड़े ऑर्डर बुक हैं। हम्म। टीटागढ़ के पास तकरीबन 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, वंदे भारत भेल के साथ उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है। प्लस जो है RK फोर्जिंग के साथ ज्वाइंट वेंचर है, उसमें 7,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है। 13,000 करोड़ तो करीब करीब जो है 14,000 करोड़ तो उनके पास खुद के ऑर्डर बुक हैं, रोलिंग स्टॉक्स के और जो है पैसेंजर स्टॉक्स के। तो ये काफी बड़े ऑर्डर बुक स्वेल कर रहे हैं कंपनियों के। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट नॉट एट दीज लेवल। जब भी सब्सटैंशियल करेक्शन हो तो देख सकते हैं। और इंफ्रा में, पावर में, जहां पर ग्रीन एनर्जी की तरफ जो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखें SJVN और NSPC, ये PSC में आते हैं, तो वहां पर आपको देखना चाहिए। निचले स्तरों पर देखें, प्राइवेट कंपनीज में अगर देखें तो टाटा पावर है, वहां पर देख सकते हैं। अडानी ग्रीन भी है लेकिन वो काफी महंगा स्टॉक है, इसमें आपको सब्सटैंशियल करेक्शन का वेट करना चाहिए। फॉर्चून टाइम का वेट करें, क्योंकि इनके पास भी बहुत बड़े जो है केपेक्स के प्लान हैं। JSW एनर्जी का भी काफी बड़ा उद्यम है कि वहां पर जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस किया जाए। तो ये तमाम कंपनियां हैं जो कि मतलब पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हुई हैं। तो ये इस हम्म। तमाम कंपनियों को देखा जा सकता है। वोलेटिलिटी अगर मिले, अपॉर्चुन टाइम हो और निचले स्तरों पर मिले तो इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बाजार वॉलेटाइल है लेकिन इस वॉलेटिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लंबी लिस्ट है जो कि सर ने बताई है। वक्त हो गया सर आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, जितनी भी कंपनियों का नाम लिए हैं, कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली है। कभी भी आपके दर्शक, निवेशक, जब कभी भी आप निवेश करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछें। हम लोग के पोर्टफोलियो में कभी स्टॉक्स अंदर होते हैं, कभी हम उसको बाहर करते हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस।
तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इन सब के बारे में ठोक बजा कर देखना चाहिए। पैसा आपका है और जो है लेकिन लंबी अवधि का नजरिया हो तो धीरे धीरे आपको एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए इन सारे स्टॉक्स में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, इंडिया विक्स के बारे में पूरी जानकारी दी और बीजेपी की सरकार अगर बनती है, पॉलिसी कंटिन्यूशन रहता है तो कहाँ खरीदारी के निवेश करने के मौके होंगे, उन पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह जी, जो कह रहे थे कि मार्केट के लिए 21,700 नीचे की तरफ और 22,800 ऊपर की तरफ ये एक दायरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन बाजार में जो उठापटक है, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसमें आपको इंफ्रा, पीएसयू, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्पेस, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे फोकस करना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनी तो आपको केन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, श्री सीमेंट, शिवा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरसीटीसी, टीटागढ़ वैगन, सरकारी स्पेस से एसजेवीएन, एनएचपीसी, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। लंबी लिस्ट है जो कि उन्होंने शेयर करी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए और स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, निचले स्तरों पर गिरावट में मिले तब आप इनको खरीद सकते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इनमें आपको निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे। नमस्कार।